हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में गॉस थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी सिलेंडर की वजह से, किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, किसी स्फेरिकल सेल की वजह से या किसी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की वजह से। ये सब आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम से। तो शुरुआत करते हैं बच्चों किससे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। शुरुआत करते हैं इससे। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज गिवन है, मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज गिवन है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से देख रहे हैं कितना पास हो रहा है, वो कितना होता था 1/ε0 टाइम्स किसके, कि वो क्लोज सरफेस कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज कर रही है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होता है कि उस चार्ज को एक गॉसियन सरफेस से क्या करना, इनक्लोज्ड करना। ये कैसा है, एक पॉइंट चार्ज है, तो हम किससे इनक्लोज करें। अगर मैं इसे एक स्फीयर से क्या कर देता हूं, इनक्लोज कर देता हूं। ये क्या है, हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये हमारी गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है बच्चों, इसके हम अगर देखें तो हर पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है ना बच्चों, अगर मैं यहाँ पर देखो छोटा सा सरफेस भी अगर कंसीडर करूं तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों इधर ही होगा, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा हर पॉइंट पर। चाहे आप इस सरफेस का कोई सा भी पॉइंट लोगे, वहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल कैसा होगा, 0 होगा। तो क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उस पॉइंट चार्ज को एक गॉसियन सरफेस से क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। फिर ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब यूज करते हैं अपने गॉस थ्योरम। क्या कहती थी, E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। क्लियर है। कितना सरफेस एरिया होगा बच्चों इसका, तो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। एंगल कितना है, 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं E, और इसको तो आप समझ ही गए होंगे, ds Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0, क्योंकि भाई दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों वो कितना है, तो आप देखोगे E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1, इसलिए मैंने E.ds लिख दिया। क्लियर है। ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 4πr²। Q कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है इस गॉसियन सरफेस में, तो बच्चों Q चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन 4πε0r²। कोई दिक्कत तो नहीं, यही आया था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। अगर बच्चों ग्राफ की बात करते हैं तो कुछ ग्राफ ऐसे बना था, ये हमारी R और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उसको गॉसियन सरफेस से इंक्लोज किया, और हर पॉइंट पर यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, यानी कि हर पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। फिर हमने गॉस थ्योरम लगाई, E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन ε0। सरफेस एरिया कितना है बच्चों, 4πr² होता है इस स्फीयर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। क्लियर है इतनी बात। पहला एप्लीकेशन सही है। चलो भाई दूसरे एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत आसान है, मजा आएगा आगे भी। चलो भाई देखते हैं और सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो सेकंड एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका रिलेशंस आप एक बार कर भी चुके हो
अपनी लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। चलो भाई, तो बच्चों हमारा सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखते हैं बच्चों अब सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinitely long वायर। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब हमने क्या करा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिया है। ये क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसी है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसी है बच्चों, लैम्डा। क्लियर है। और लैम्डा क्या होती थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखो बच्चों हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया, उसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो सबसे पहला काम होता है गॉसियन सरफेस। अब देखो इस वायर के लिए हम सबसे बढ़िया गॉसियन सरफेस क्या ले सकते हैं, तो देखा होगा आपने पेन होता है, उस पेन के अंदर आपकी एक रिफिल होती है, समझो वो एक रिफिल क्या है आपके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। आप उसको किससे क्लोज कर रहे हो, तो जैसे ये मार्कर होता है, इसके अंदर क्या होगी, रिफिल होगी। तो ये जो आपका सिलेंडर दिया हुआ है इसके लिए क्या है, गॉसियन सरफेस समझ सकते हो। तो मैं इसको किससे इनक्लोज करूंगा, तो मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली। कौन सी सरफेस बच्चों, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। क्लियर है इतनी बात। इसकी रेडियस को मैं क्या ले लेता हूं, r, और इसकी जो लेंथ है बच्चों मैंने उसकी क्या ले ली, l। क्लियर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों ऐसे होगा, इधर होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमारे पास बच्चों तीन सरफेस हैं। पहली सरफेस आपकी ये है, दूसरी सरफेस ये है, और तीसरी सरफेस ये है। क्लियर है, ओके। अब मैंने आपको बताया था जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है और आउटवर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मैंने नाम दिया इसको ds1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ध्यान रखना कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है तो फ्लक्स 0 होगा। ओके, अब ऐसे नीचे इसका देखो, इसका भी एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यानी कि जो पहली और तीसरी सरफेस है वो हमारी काम की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस यानी कि एरिया वेक्टर का जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, और आपको पता है कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये दोनों हमें सरफेस कोई फ्लक्स नहीं देंगी। काम की कौन सी सरफेस है, सिर्फ सेकंड। ठीक है बच्चों, चलो भाई लगाते हैं गॉस थ्योरम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो गॉस थ्योरम, तो हमारे पास गॉस थ्योरम बोलती थी बच्चों E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना, ओके। पहली सरफेस हमारे पास हो गई E डॉट ds1। ठीक है, दूसरी सरफेस के लिए E डॉट ds2, तीसरी सरफेस के लिए E डॉट ds3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली और ये वाली सरफेस तो हमारी काम की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 है, ये दोनों होगा 0। अब ये बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πrl। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2πrl, यानी कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो सिर्फ इस सरफेस से होगा जो इसकी रेडिएटिंग सरफेस आपको दिखाई दे रही है, यानी कर्व्ड सरफेस। ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस नहीं दे रही है फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, क्यू इनक्लोज्ड देखो बच्चों, लेंथ कितनी है l, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो चार्ज कितना हो जाएगा आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो क्यू हो गया लैम्डा इंटू एल।
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों वो हमारा कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। चलो भाई ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। तो ग्राफ भी इसका ऐसा ही बनेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या लिया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर हमने उसको एक गॉसियन सरफेस यानी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया जिसकी लेंथ एल है और उसकी रेडियस आर है। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सिर्फ इन्हीं दो के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है बच्चों, 0 डिग्री। और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री एंगल है, इसलिए ये दोनों हमें कोई फ्लक्स नहीं दे रही, ये और ये, इन दोनों का जो फ्लक्स है वो बच्चों 0 हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सिर्फ ये दे रही है। सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बच्चों होता है हमारा 2 पाई आर एल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट लिखो। अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो भाई अच्छी बात है। तीसरे की ओर आते हैं अब। तीसरा एप्लीकेशन। अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर हमने लिया हुआ है। तो देखो बच्चों इसमें मैं 2 केस में डिवाइड करूंगा, एक ऐसे सिलेंडर जो कंडक्टिंग है और एक ऐसे सिलेंडर जो नॉन कंडक्टिंग है। 2 तरह से हम इसे देखेंगे। चलो भाई सबसे पहले यानी तीसरा हमारा आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर। या तो आप हॉलो सिलेंडर ले सकते हो या फिर आप बच्चों कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ले सकते हो। ठीक है बच्चों, एक ही बात होगी, चाहे आप होलो ले लो चाहे कंडक्टिंग। उसका रीज़न क्या है, होलो सिलेंडर यानी कि जो अंदर से खोखला है। सिंपल सी बात है, जो होलो होंगे उसके अंदर तो कुछ होगा नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, जितने भी कंडक्टिंग या मेटल होते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस पर। तो सिंपल सी बात है, जब चार्ज सारा सरफेस पर ही जाएगा तो आप चाहे उसे होलो लो चाहे उसे कंडक्टिंग लो, एक ही बात रहेगी। तो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आई होलो या कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हम ले रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इधर भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इधर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, वो है आप कहीं कहीं बुकों में से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी लिखा होता है जिसकी कुछ हम विड्थ ले रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर या कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूँ। जो भी चार्ज होगा बच्चों वो कहाँ होगा, इसकी सरफेस पर होगा। जो भी इसकी ये आपको सरफेस दिख रही है, ये जो आपकी कर्व्ड सरफेस है सिर्फ इसी पर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब सरफेस पर है तो मैंने इसकी चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास कैसी होगी, सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा होती है, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब बच्चों इसको हम 3 केस लेने पड़ते हैं। एक बार हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो अंदर लेंगे, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो मैंने आर ली हुई है। ठीक है ना। और एक बार बच्चों हमें जो केस लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है आउटसाइड, और एक बार हमें लेना पड़ेगा सरफेस पर। क्लियर है। तो अगर मैं ऐसी गॉसियन सरफेस ले रहा हूं जो इसके अंदर है, सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस हम क्या लेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेंगे जो सिमेट्रिक होगी। तो मैंने एक ये अपनी गॉसियन सरफेस ले ली। क्लियर है, ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई जिसकी रेडियस आर और इसकी लेंथ को एल मान लिया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 सरफेस हैं, 1
2 और 3, 3 हमारे पास सरफेस है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली और ये वाली सरफेस हमें कोई फ्लक्स प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो एरियल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप मानना चाहो तो ये हो सकता है, हाँ है ना। ऐसे इसमें आपके जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सिर्फ यही हमारी ऐसी है जो बच्चों हमें फ्लक्स देती है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो हम केस फर्स्ट इसमें ले रहे हैं कि जब R जो है वो कैपिटल R से छोटा है। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब गॉस लॉ लगाते हैं बाय गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। क्या कहता था? E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलो भाई, हमारे पास E ds1 E ds2, ये सरफेस S1 है, ये दूसरी सरफेस है, और हमारी ये तीसरी सरफेस है। तो ये बात तो आपको कंफर्म है कि 2 सरफेस तो हमारी कोई काम की नहीं है। चलो, सिर्फ ये वाली सरफेस काम की नहीं है और ये सिर्फ ये हमें काम की है। हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता था? 2 पाई आर एल। अब बताओ, क्या किसी हॉलो के अंदर कुछ चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं भाई, अंदर तो खोखला है, कोई चार्ज ही नहीं है। तो क्यू इनक्लोज्ड बच्चों कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी हॉलो सिलेंडर है या कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब बच्चों हमारा आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों हम क्या करेंगे? अब मैं गॉसियन सरफेस यानी कि ऐसा पॉइंट ले रहा हूं जो पॉइंट क्या है? इस सिलेंडर के बाहर है। क्लियर है इतनी बात? यानी कैसा पॉइंट ले रहे हैं? R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। चलो देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हमने क्या लिया है? पॉइंट इस बार बाहर ले लिया, कहीं पर भी पॉइंट जो है बाहर है। अब हम क्या करेंगे? इसको इनक्लोज करने के लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस ले ली। ये इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, क्योंकि कैपिटल R हमने इसकी ली हुई है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने L ले ली। क्लियर है? इस बार गॉसियन सरफेस हमने कहाँ ली है? बाहर। क्यों? क्योंकि इस बार मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो इसके बाहर है। अब हमें ऐसी सरफेस लेनी होती जो उसको इनक्लोज करे। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 3 ही सरफेस है, A1 S2 और 3। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये तो हमारे काम के नहीं है बच्चों। क्लियर है बात? और ये भी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है। जो भी हमारे काम की बच्चों सरफेस है वो सिर्फ ये वाली सरफेस है, सेकंड यानी रेड, जो हमारी कर्व्ड सरफेस है। चलो भाई, फिर से इसमें अपनी गॉस थ्योरम लगाते हैं। E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अब देखो बच्चों, आपके पास S1 हमारे काम की नहीं है, ये बस मैं लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया है क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच का एंगल कैसा है बच्चों? 90 है। सिर्फ हमें कर्व्ड सरफेस ही ऐसी है जो हमें फ्लक्स प्रोवाइड कर रही है। सही है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? E सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है? 2 पाई आर एल। हाँ है ना, ये होता है। अब Q इनक्लोज देखो बच्चों, जो Q इनक्लोज है वो तो सिर्फ इतने पार्ट में है, बाहर तो है नहीं। तो इतने पार्ट में अगर हमें चार्ज निकालना है तो कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। हाँ है ना, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? तो इसका कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, 2 पाई से 2 पाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास होगा E इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला हमने क्या देखा कि हमने एक
इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर लिया हुआ था। पहले हमने केस लिया कि अगर कोई पॉइंट अंदर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ली, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और ये देखा बच्चों कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। अब हमने क्या लिया, केस नंबर सेकंड ले लिया। केस नंबर सेकंड क्या है कि अब जो पॉइंट है वो बाहर है, फिर से हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली जिसकी लेंथ L और रेडियस R है। फिर से हमने देखा तो हमारे पास आया E 2 पाई RL सिग्मा। अब चार्ज जो है वो बच्चों सिर्फ चार्ज तो इसी सरफेस में है ना, बाहर तो कोई है नहीं, तो चार्ज वाला जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना होगा, सिग्मा इनटू 2 पाई RL अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो सिग्मा R अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब देखो तीसरा केस हमारा क्या कहता है। अब अगर मैं बच्चों सरफेस पर पॉइंट ले लेता हूँ, कहाँ पर, सरफेस पर, तो सिंपल सी बात है सरफेस पर तो आप आसानी से निकाल सकते हो और मैंने आपको बताया भी था। देखो बच्चों अब आप केस नंबर 3 इसका लेओगे, तो केस नंबर 3 में देखो बच्चों क्या है कि आपको स्मॉल r की जगह क्या लेना है, आपका जो स्मॉल r है वो आएगा उसे आप सिंपल कैपिटल R ले लो। इस एक्सप्रेशन में स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो क्या आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा R एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर आ गया तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखो बच्चों इसका ग्राफ देख लेते हैं। आपको पता है कि जब तक चार्ज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप बिल्कुल अंदर से चलना शुरू हो गए, सेंटर से अंदर से बिल्कुल यहाँ से चल रहे होगे। अब देखोगे जब तक डिस्टेंस R नहीं आती तब तक आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, यानी कि 0 से लेके और R तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, 0। लेकिन जैसे ही तुम R पर आओगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटना, यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से चल रहे हो आप आराम से चल रहे हो धीरे धीरे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन जैसे ही सरफेस पर आए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप आगे बढ़े, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपकी जो R की वैल्यू बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है, इस बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है तीनों केस इसके। अब बच्चों हमारे लिए आता है तीसरा हमारा एप्लीकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा फोर्थ है, अब हम क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग, कैसा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर लेंगे। फटाफट लिखो, अब देखते हैं फोर्थ केस। तो बच्चों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इस बार हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो देखो बच्चों जो हमारी नॉन कंडक्टिंग होती हैं उसमें जहां पर भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज वहीं पर ही रखा रहेगा, जबकि कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज सरफेस पे जा रहा था, इस बार जिस पॉइंट पर दोगे वहीं पर चार्ज रहेगा। तो हमने क्या करा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, कैसा बच्चों, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ले लिया है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, इसकी पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए जो हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, ये भी हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें भी हम 3 केस कंसिडर करेंगे। एक बार हम कहाँ लेंगे, अंदर, एक बार कहाँ लेंगे, बाहर, और एक बार पॉइंट को कहाँ लेंगे, सरफेस पर। चलो भाई देखते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने केस फर्स्ट से। क्या ले रहा हूँ मैं, जो पॉइंट है वो कहाँ पर है,
इसकी जो रेडियस है वो बच्चों कैपिटल आर है। हमने कोई भी पॉइंट अंदर ले लिया, अब क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, और गॉसियन सरफेस हमारी कैसी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो। वही 3 सरफेस होंगी, 1, 2 और 3। अब मैं उन 2 सरफेस को नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो हमें कोई भी फ्लक्स प्रोवाइड नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, तो लेते हैं अपने बाय गॉस लॉ। क्या कहता था बच्चों, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किया। अब देखो बच्चों, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी रेडियस आपके पास r है और लेंथ कितनी ली हुई है आपने l, तो क्या कर्व्ड सरफेस हुआ, तो भाई हो जाएगा E इंटू सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत तो नहीं। क्यू इनक्लोज्ड बताओ, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास चार्ज डेंसिटी पता है, तो अगर मैं रो में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज निकल आएगा। तो इस जो आपको ये गोस क्या नाम सिलेंडर नजर आ रहा है, ये कैसा है, पूरा चार्ज कंटेन किए हुए, तो आप रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, एक L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा कहाँ पर आया है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, अब देखते हैं केस नंबर 2, यानी कि अब पॉइंट को हम कहाँ लेंगे, बाहर। ठीक है बच्चों, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आसान है। फिर से हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर लिया, पूरे में हमने इस पे क्या दिया हुआ है बच्चों, चार्ज गिवन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस हमारी क्या रहेगी, ये रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारी बच्चों गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस r और लेंथ l है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस तो ऐसे ही रहेगी, हाँ है ना। सरफेस हमारी 1, 2 और 3। सिर्फ जो काम की सरफेस है वो हमारी 2 है, आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि उसमें दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, बाकी दोनों में नॉर्मल है। ओके, बाय गॉस लॉ लिखते हैं, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो हमारे पास 3 सरफेस फ्लक्स दे रही हैं, 1, 2 और 3, यही तो है टोटल फ्लक्स। लेकिन हमारी जो ये वाली हैं दोनों, ये तो बेकार है क्योंकि ये दोनों 0 हैं। काम की हमें सिर्फ कौन सी सेकंड सरफेस है। ठीक है भाई, तो उसका एरिया कितना होगा, तो 2 पाई आर एल। अब बताओ चार्ज। तो देखो बच्चों, चार्ज की अगर बात करें तो रो इंटू वॉल्यूम, सिर्फ ये वाला वॉल्यूम लेना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस कितनी है बच्चों इसकी, R, कैपिटल R, तो रो पाई आर स्क्वायर एल। बस बच्चों ये गलती मत कर देना, आप गलती से भी बाहर की रेडियस मत न लेना, ये वाली मत लेना R। क्यों नहीं, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं है। जो भी आपका बच्चों चार्ज है वो सिर्फ इस यहाँ तक है, कैपिटल R तक, इसलिए आप सिर्फ इतना वॉल्यूम लोगे, यह वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा। उसके बाहर के वॉल्यूम से आपका लेना देना नहीं है क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ हमें इतना लेना था, इसलिए हमने ये वाली डिस्टेंस को लिया था। गलती से भी ये वाली R मत ना ले लेना। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो ये हमारा कहाँ पर है बच्चों, आउटसाइड। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई, अब बच्चों देखते हैं सरफेस पर, तीसरा भी देख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई सरफेस पर देखते हैं कि सरफेस पर कितना है। तो बच्चों अगर आप सरफेस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, चाहे आप इस केस में रख लो चाहे इसमें केस में रख लो, दोनों में वही बात रहेगी। तो हमारे पास अब जो स्मॉल r
इज इक्वल टू है वो हमें क्या लेना है, कैपिटल आर। केस नंबर 3, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो हमारे पास इसमें रख दीजिए आप, तो ये सरफेस पर हो जाएगा, यानी कि रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप इसमें रख देना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो भी यही आएगा, यही आएगा हमारे पास। चलो भाई अब देखते हैं ग्राफ। अगर बच्चों ग्राफ की बात करें तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बच्चों बढ़ रही थी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। देखो आर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा कहाँ पर, सरफेस तक, यानी सरफेस पर मैक्सिमम होगा। कितना होगा, तो बच्चों वो होगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। उसके बाद बच्चों देखो इन्वर्सली आ गया, यानी कि घटना शुरू हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, एक बार हमने पॉइंट का अंदर कंसिडर किया, वहाँ पर गॉसियन सरफेस ली, उसके वजह से इनक्लोज चार्ज निकाला और फॉर्मूले में यानी गॉस लॉ में रखा। फिर एक बार हमने केस कह लिया कि गॉसियन सरफेस हमारी क्या है, जो बाहर पॉइंट है उसको ले रही है, तो जो गॉसियन सरफेस है हमारी सिलेंड्रिकल ली, पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो रहा था उसको लिखा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और तीसरा केस लिया जब हमारे पास सरफेस पर है पॉइंट, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट लिखो। अब देखते हैं बच्चों स्फेरिकल शेल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसकी वजह से, स्फेरिकल शेल, या स्फेरिकल शेल की जगह आप बच्चों सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब एक है, जैसे हमने करा था ना क्या, होलो सिलेंडर और कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, तो भाई दोनों एक ही बात थी, ऐसी ये है। इसे भी हटा दूं, नोट कर लिया। चलो भाई आते हैं अब अगले केस पर। अगला एप्लीकेशन हमारा 5th एप्लीकेशन की ओर आ रहे हैं बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या फिर सॉलिड स्फीयर। ये जो सॉलिड स्फीयर है बच्चों ये कैसा है, कंडक्टिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज कंडक्टिंग होगी तो जो भी चार्ज होगा बच्चों वो कहां पर होगा, उसकी सरफेस पर होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो हमने क्या लिया, एक स्फेरिकल शेल ले ली है। अब वो स्फेरिकल शेल कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। वो चार्ज कहां पर है बच्चों, इसके सरफेस पर है। और आपको पता है अगर चार्ज सरफेस पर होगा तो चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होगी, सिग्मा। ये हमारी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। सही है, इसमें भी अपने 3 केस बनाएंगे। ठीक है ना, पहला केस कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, ओके। अब हमने क्या लिया है, इनसाइड हम निकालना चाह रहे हैं, तो आप कोई गॉसियन सरफेस ले लो, ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई। सही है, तो भाई बताओ क्या इसके अंदर आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ठीक है ना, तो बाय गॉस लॉ हमारे पास क्या होता था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास इनक्लोज्ड चार्ज है बच्चों वो क्या है, 0, यानी अंदर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। इसे मैं R नाम दे दूं। ठीक है ना, हमारे पास जो ये वाली हमने गॉसियन सरफेस लिया है, जो हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों, 0। तो यानी कि इनसाइड इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है पहली बात। चलो भाई दूसरे केस की ओर देखते हैं, केस नंबर 2। अब मैंने R जो है वो कैपिटल R से बड़ी ली है, यानी कि पूरी बाहर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है और ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। ठीक है,
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है, इस तरह से होगा, ठीक है। अगर आप इस गॉसियन सरफेस जिसके हमने क्या लिए हुए रेडियस r, अगर मैं कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ, कोई सा भी एलिमेंट अगर लोगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 0। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, तो हमारा हो जाएगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ यहाँ के नाम स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। Q इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज करा हुआ है, तो सिग्मा इंटू एरिया। कितना एरिया है इसका, क्यों बच्चों, कितना एरिया है इसका, तो इसका एरिया है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको वो एरिया लेना पड़ता है जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, और ध्यान रखना ये पूरा मत ना ले लेना। फिर से बता रहा हूँ, पूरा नहीं लेना। क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज सिर्फ इस सरफेस पर है, इसके बाहर नहीं है। तो इसका जो हमारे पास एरिया है वो कितना होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अब हम अगर कहाँ पर निकालते हैं, सरफेस पर। केस नंबर 3, तो सरफेस में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है। तो आ जाएगा, ये हमारा कहाँ पर आ गया, आउटसाइड। ठीक है भाई, तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल। तो सरफेस पर कितना हो गया बच्चों, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तीनों केस हो गए। हमने क्या लिया था, एक स्फेरिकल शेल, या हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, वो भी कंडक्टिंग है। तो जो भी चार्ज होगा वो उसकी कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा बच्चों। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या लिया, सिग्मा। ठीक है बच्चों, जब हम केस ले रहे हैं कि जो हमारी जो आर है वो कैपिटल आर से छोटी है, यानी कि जो गॉसियन सरफेस है वो हमने कहाँ लिया है, अंदर। तो इसने कोई चार्ज ले रखा है नहीं, इस पर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर हमने कहाँ लिया, बाहर। इस बार इसने पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज्ड कर लिया। कितना कर लिया, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और जब सरफेस से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ग्राफ भी देख लेते हैं बच्चों इसका, इसी बात पे कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या कहता है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो बच्चों ये तो बात कंफर्म है कि सेंटर से लेके और सरफेस तक पहुंच तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0। जैसी सरफेस पर आए तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेंटर से यहां तक कितनी होगी वैल्यू, 0। जैसे ही हम सरफेस पर आए हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारे कहाँ पर, सरफेस पर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, सेंटर से लेके और यहां तक सरफेस तक कैसी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब बच्चों हमारे पास क्या आता है, अब अगर मैं कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि नॉन कंडक्टिंग के अंदर जहां पर आप चार्ज दोगे वो चार्ज वहीं बैठा रहेगा, मूव नहीं करेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें क्या हो रहा था, सारा सारा चार्ज कहां जा रहा था, सरफेस पर। या आप होलो ले लो, या आप क्या नाम स्फेरिकल शेल ले लो, या फिर आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लो। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब देखते हैं हमारा 6th। तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं, किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से। अब हमने क्या लिया हुआ है, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉन कंडक्टिंग के अंदर जहां भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज वहीं पर ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब हम क्या ले रहे हैं, एक हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। तो बच्चों उसका जो चार्ज होगा वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, तो बच्चों तो वॉल्यूम में होगा। क्लियर है इतनी बात?
तो हमने क्या लिया हुआ है, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, चाहो तो यहाँ पर लिख देना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब हमारे पास जो रो है वो क्या होती थी हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो चार्ज है उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंटिन्यूअस मैनर में, यानी कि रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और हमारे पास जो रो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें भी बच्चों हम अपने 3 केस लेके चलेंगे, एक बार हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार आउटसाइड निकालेंगे और एक बार हम सरफेस में निकालेंगे। तो सबसे पहला हम केस ले रहे हैं बच्चों कि जो इनसाइड के लिए, ठीक है। तो ठीक है भैया, आर की वैल्यू मेरे लिए कैपिटल आर से छोटी है, तो मैं जो गॉसियन सरफेस लूंगा भैया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। और कहाँ ले रहा हूं मैं, इनसाइड। इसकी मैंने रेडियस कितनी ले ली बच्चों, आर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, लगाते हैं गॉस लॉ। तो भाई अब देखो, अगर आप इस गॉसियन सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, इस गॉसियन सरफेस पर अगर मैं कोई भी छोटा सा एलिमेंट भी अगर लेता हूं किसी भी पॉइंट पर, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरियल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, 0। ठीक है भाई, ओके। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज। अब देखो चार्ज कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम। कितना है इसका वॉल्यूम बच्चों, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक आर बच गया, तो E इज इक्वल टू आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बच्चों वो प्रोपोर्शनल है आर के, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई पहला हो गया। अब हम निकालते हैं आउटसाइड, यानी कि आर की वैल्यू को कैपिटल आर से बढ़ा लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम निकालेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहाँ देखेंगे, आउटसाइड। ठीक है भाई, यहाँ निकाल रहे हैं। तो इस बार जो मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ बच्चों वो आउटसाइड ले रहा हूँ। क्लियर है, इसकी जो रेडियस है बच्चों कितनी है, आर, और ये हमारे पास कैपिटल आर। अब आप कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों और जो एरिया होगा एलिमेंट, उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, तो 0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों क्यू इनक्लोज मैं फिर से बता रहा हूं, गलती से भी स्मॉल आर मत ना लेना, कैपिटल आर रहेगी, क्योंकि सिर्फ चार्ज आपका इतने ही रीजन में है, इतने ही वॉल्यूम में है। कभी गलती से बाहर वाला रेडियस ले लो तो कितना हो गया, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो कैपिटल आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि अब अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी डिस्टेंस तो बढ़ रही है लेकिन चार्ज उतना ही है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। ठीक है भाई, अब निकालते हैं बच्चों सरफेस पर। तो सरफेस में तो कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पर भी आप चाहे जो ये एक्सप्रेशन ले लो चाहे ये ले लो, स्मॉल आर की जगह आप क्या रख दो, सिर्फ कैपिटल आर। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें रख लो चाहे इसमें, आपकी इच्छा है। तो तीनों केस का निकल गया कि एक बार हमने इनसाइड निकाल दिया, एक बार हमारा ये कहाँ पर आ गया, आउटसाइड आ गया, और ये हमारा कहाँ पर आ गया बच्चों, इनसाइड। ठीक है, और वो हमारा सरफेस पर, तीनों निकल गए। अब देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब देखो अगर ग्राफ की बात करोगे,
तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके सेंटर से सरफेस तक तो बढ़ रहा है या नहीं, उसके बाद ही वो घटना शुरू हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ग्राफ भी देख लेते हैं क्या कहता है इसका ग्राफ। तो बच्चों इसका ग्राफ देखो आप, सेंटर से और सरफेस तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। E इज प्रोपोर्शनल टू R। जैसे ही सरफेस पर पहुंचा मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो गया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी सेंटर से सरफेस तक बढ़ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। कोई दिक्कत। चलो भाई फटाफट इस ग्राफ को बनाओ। अब बच्चों हमारे पास अगला केस आता है कि अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें कोई इनफाइनाइटली शीट या इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर दी जाए जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब वो देखते हैं। बना लिए। चलो भाई अब आते हैं अगले केस की ओर। यहां तक तो क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई देखते हैं। तो अब हमारे पास है 7th केस। सॉरी, अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। सही है। तो इसको मैं दो केस में ले रहा हूं, एक बार में जो शीट है वो थिन शीट लूंगा और एक बार में थिक शीट लूंगा। तो पहले मैं कौन सी ले रहा हूं, हमारे पास जो शीट दी हुई बच्चों वो थिन शीट है। पहला केस हमारे लिए थिन शीट का है। ओके, तो हमने क्या ले ली, एक शीट ले ली। ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, बिल्कुल थिन शीट है। ठीक है। और इसकी बच्चों सरफेस, सिंपल सी बात है, जो चार्ज होगा इसकी सरफेस पर ही होगा। ठीक है भाई, तो हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो दो गॉसियन सरफेस आप ले सकते हो, या तो आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो या आप क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ले लो, कोई सा भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं अब गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, मैं मान लो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। ये मैंने ले लिया, ये हमारा कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस वाली ऐसे मान लो आप कि आपके पास एक शीट ऐसे है, उसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो दोनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में भी और इसमें भी। यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा तो इसमें एरिया वेक्टर इधर होगा। कोई दिक्कत। हमने क्या करा, एक प्लेन शीट ली है जो इनफाइनाइट साइज की है और उस पर सिग्मा जो है हमारी चार्ज डेंसिटी है। या तो आप इसमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकते हो या आप क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि दोनों में से कुछ, कोई सी भी गॉसियन सरफेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है। ठीक है बच्चों, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों सरफेस की वजह से होगा, इस वाले साइड की तरफ से भी और इधर से भी, कोई दिक्कत तो नहीं। और थिन शीट है। ठीक है भाई, अब लगाते हैं हम गॉस लॉ। तो भाई हमारे पास देखो बच्चों इधर कितना होगा, E डॉट डी एस। सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो E इंटू एस लिख सकता हूं। प्लस इस वाली सरफेस के लिए भी E इंटू एस, गॉस लॉ आपको पता ही है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब देखो चार्ज हमारे पास है सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमारे पास कितना आता है, 2Es इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे के लिए थिन शीट, क्योंकि देखो थिन शीट पर आप अगर एक तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो शीट इतनी थिन होती है कि वो चार्ज दोनों तरफ ही चला जाता है। ऐसा मत करना कि दोनों तरफ के चार्ज को अलग अलग लो, नहीं, चार्ज जो है, अब देखो ऐसे आपके पास एक पेपर होता है,
सिंपल पेपर। आप अगर एक तरफ कोई चीज़ लगाते हो तो सिंपल सी बात है दूसरी तरफ भी आपको वही दिखाई दे रही होती है। तो हमने क्या करा, एक बहुत थिन शीट ली है और उस पर हमने क्या कर लिया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चार्ज आपका दोनों ही सरफेस पर है, इसीलिए बच्चों मैंने सिग्मा इनटू एस लिया है। क्लियर है इतनी बात। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों डायरेक्शंस में होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो जो फ्लक्स हमने लिया वो फ्लक्स हो गया इनटू डी एस कोस जीरो और दूसरा होगा ई डी एस कोस जीरो, यानी कि ई इंटू एस और ई इंटू एस मतलब 2ES। क्लियर है इतनी बात। अब बच्चों अगर हमारे पास थिक शीट होती, कैसी होती, इसका सेकंड ले लें। अगर हमारे पास क्या है, थिक होती शीट, तब क्या होता, तो थिक लेके देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो ये आपके पास मान लो एक थिक शीट है, जैसे आपकी कॉपी होती है इनफाइनाइट साइज के। ध्यान रखना इनफाइनाइट साइज पे देखो ये होता है ना कि अगर आप कोई सा भी पॉइंट लोगे, और एक बात आपने ध्यान दी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि शीट पे तुम किसी को भी इनफाइनाइट साइज की है, वैसे तो इनफाइनाइट साइज की पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट साइज की शीट ले रहे हो तो आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्लियर है इतनी बात ही ध्यान रखना। अब देखो हमने ये लिया और इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस बार हमने कैसी शीट ली है, थिक। फिर से गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये ले लिया गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा वो इधर होगा और एरियल वेक्टर भी इधर ही होगा, इस वाले का भी इधर ही होगा और इसका भी एरियल वेक्टर भी इधर होगा। लेकिन इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है। अब अगर आप लिखते हो बाय गॉस लॉ तो आपका होता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स देखो इसका कितना है, E इंटू एस होगा, सही है। इसका भी कितना होगा, E इंटू एस होगा। अब देखो चार्ज, अब देखो बच्चों, अब चार्ज की अगर बात करें तो इस वाली सरफेस पर भी चार्ज अलग है और इस वाली सरफेस पर चार्ज अलग है। तो इस बार जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा इंटू एस। बस यही फर्क है इसमें और इसमें। यहाँ पर जो हमारा चार्ज था बच्चों वो सिग्मा इंटू एस था, क्योंकि एक ही सरफेस थी वो भी थिन, इस बार थिक है और दोनों सरफेस सेपरेट है, दोनों पर चार्ज भी अलग अलग है, इसलिए हमने सिग्मा इंटू एस इंटू 2 टाइम्स किया है, क्योंकि चार्ज डबल हो गया, एक इस वाली सरफेस पर भी है और इस वाले पर भी है। तो हमारा आ गया 2ES इज इक्वल टू 2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2S से 2S कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये थिक शीट के लिए है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके लिए है बच्चों, थिन शीट के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फटाफट लिखो फिर देखते हैं आगे। तो इतनी बच्चों बात आपकी क्लियर हो गई है कि अगर कोई भी थिन शीट होगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। चाहे आप पॉइंट कहीं पर भी ले रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसा होगा, अबे होगा, और अगर निगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड होगा। और अगर हमारे पास थिक शीट है तो उसकी वजह से जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बाई चांस आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि आपके पास 2 थिन शीट दी हुई हैं, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, और अगर मैं इन दोनों को, इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा और इसकी भी सिग्मा है, ठीक है, और आपसे 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा गया एक पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो भाई प्लस की वजह से अबे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स, ये याद रखेंगे। अब इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कितना, E1 यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, और इसकी वजह से भी अब ही होगा कितना होगा, E2 यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बच्चों वो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अगर मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ कहीं बीच में तो प्लस की वजह से तो अबे इधर होगा यानी कि E1 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी अबे होगा यानी कि E2 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ Q पर 0। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि अगर हम इनके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं और दोनों ही कैसी हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, उन पर दोनों का चार्ज जो है सेम नेचर का है। अब अगर मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ,
इसकी वजह से इधर होगा कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी अबे होगा कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पॉइंट आर पर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। एक बार हम क्या ले लेते हैं, इसे ले लिया प्लस और इसे ले लिया माइनस, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ P, तो इसकी वजह से तो क्या होगा बच्चों अबे, यानी कि सिग्मा 1 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर होगा यानी कि E2 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर लेता हूँ पॉइंट R पर प्लस की वजह से अबे और माइनस की वजह से टू बर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी यही होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों 0। लेकिन अगर हम बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो प्लस की वजह से अबे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स, यानी प्लस की वजह से अबे माइनस की वजह से टूवर्ड्स, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बार जुड़ जाएगा और आ जाएगा सिग्मा अपॉन। तो ये कह सकते हैं अगर दोनों के सेम नेचर के चार्ज हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा और दोनों के साइड में होगा, और अगर उनकी नेचर अपोजिट है तो बीच में होगा साइड में 0 होगा। ये तब बात हो रही है जब दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी डिफर है तो भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। एक पर हम प्लस चार्ज लिया और चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे पर भी चार्ज हम डेंसिटी सिग्मा 2 ले लिए और सिग्मा 1 बड़ी है सिग्मा 2 से, ये हमने ले लिया। चलो भाई प्लस की वजह से यहाँ पर पॉइंट अगर लिया तो इधर होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इधर होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही पॉइंट P है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन, सही है। अगर बाहर लेते हैं इस वाले पॉइंट पर तो प्लस की दोनों की वजह से अबे, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सही है। अब इस पर आते हैं, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो प्लस की वजह से अबे यानी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस की वजह से अबे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो भाई कौन सी बड़ी डेंसिटी है सिग्मा 1, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर मिलेगा, और कितना होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी सेम है तो फिर इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है इतनी बात। चलो फटाफट लिखो, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ ए चार्ज Ze and surrounded by a uniformly density of negative charge up to the radius r. The atom as a whole is neutral. And for this model up to the what is the electric field at distance r from the nucleus। हमें जो दिया हुआ है न्यूक्लियस जो है बिल्कुल पॉइंट साइज पर है, जिस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना होता था Ze प्लस का, और जो पूरा एटम होता है बच्चों वो कैसा होता है न्यूट्रल। तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी कैसा होगा Ze लेकिन माइनस का। क्लियर है इतनी बात। ओके अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो दो केस लेते हैं, एक बार अंदर और एक बार बाहर। तो बच्चों केस फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, जब हमारी r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, यानी कि मैं एक गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने ये, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है। ये गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी वैल्यू मैंने रेडियस क्या ली है r, ठीक है भाई। गॉस लॉ लगाता हूं, बाय गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट ds
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के देखो भाई, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको जो डेरिवेशन कराए हैं बहुत सारे, उसमें आपने देखा कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर होगा उन दोनों के बीच का एंगल 0 है। ठीक है भाई, और कितना होता है एरिया, तो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, चार्ज की बात कर लेते हैं। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस जेड। चलो भाई, एक तो ये हो गया, और बाकी कैसा चार्ज है, निगेटिव। अब ये देखो बच्चों कितना होगा, अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी ले लेता हूँ, रो कितनी होगी, ये जो निगेटिव चार्ज है कितना है, माइनस का ZE है, और वॉल्यूम कितने में है, ये 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो है चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं अगर इतने वॉल्यूम से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा चार्ज आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, चार्ज हो जाएगा माइनस के ZE 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो क्या होगी, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, रो इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, इसका। क्लियर है बात। चलो दोबारा बता देता हूँ भाई, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है, माइनस का ZE, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने क्या करा, जितना मैंने इसका गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ZE माइनस के ZE आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड। क्लियर है। अब बच्चों अगर मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, कहाँ पर लिया मैंने केस, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखो, अगर मैं आउटसाइड अगर मैं गॉसियन सरफेस लूँ, तो एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा एटम आ गया, हाँ जी, और पूरा एटम कैसा है, न्यूट्रल, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है बच्चों उतना ही कितना है, निगेटिव, यानी प्लस और माइनस बराबर, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात का, तो जो हमारा Q इनक्लोज्ड है वो 0 है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटसाइड हो जाएगा न्यूक्लियस से वो क्या हो जाएगा, 0। इनसाइड हमारा ये होगा और आउटसाइड हमारा क्या होगा बच्चों, 0। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर ऑफ रेडियस ए इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सच दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वेरीज एज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ठीक है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, रो जो है वो हमें 0 दी हुई है, एक्सेस पर और सरफेस पर दी हुई है उतना। ठीक है भाई। अब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ये दिया हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग है। चलो भाई ये बात भी मान ली कि एक ये हमारे पास कैसा हो गया, पूरे में क्या है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। चलो भाई ये बात भी मान ली। अब बच्चों इसने एक बात बोली है कि जो रो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, यानी कि रो इज प्रोपोर्शनल टू x। तो मैं इस कांस्टेंट को हटा के c ले सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई अब क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक क्या ले लेते हैं, कोएक्सियल शेल ले लेते हैं, जिसकी जो विड्थ है बच्चों वो मैंने कितनी ले ली, dx। x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ की क्या ले ली है, एक कोएक्सियल सेल्स ले ली है, ये x डिस्टेंस पर, और इसकी विड्थ कितनी है dx, और इसकी लेंथ को बच्चों मैंने क्या मान लिया है, l। क्लियर है बात इतनी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रो भी बढ़ रही है डिस्टेंस के साथ। क्लियर है। चलो अब हमारे पास गॉस लॉ तो है, क्या कहता है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, एरियल वेक्टर भी इधर है, इसकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है बच्चों सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया सिंपल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारे पास जो सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से पहले हम Q इनक्लोज निकाल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों पहले मैं Q इनक्लोज देख लेता हूँ कि हमारे पास Q है कितना। अब देखो चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, ओके, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा,
किसका, इसका। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो भाई देखो हमारे पास जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा रो, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 2 पाई एक्स एल इंटू डी एक्स, यही तो होगा भाई। कर्व्ड सरफेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। ठीक है भाई, इस जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है इस एलिमेंट का वॉल्यूम आ गया। आपको पता है बच्चों रो कितनी है, रो कितनी है, सी एक्स रख देते हैं, तो डी क्यू हो जाएगा सी एक्स 2 पाई एक्स एल डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई सी एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, डी क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, अब बच्चों ये देखो कि अगर जब मैं सरफेस पर पहुंच जाता हूं, कहां पर, सरफेस, सरफेस मतलब जो उसकी रेडियस है वो ए है, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है, यानी कि जब मैं x की जगह a ले लेता हूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है ये। तो यहाँ से c की वैल्यू भी याद रख सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा रो एस अपॉन ए। पहले मैं इससे चार्ज निकाल लेता हूं, तो चार्ज कितना आएगा बच्चों, तो इंटीग्रेट कर दो, 2 पाई सी एल को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके ए तक। ठीक है भाई, 2 पाई सी एल, इसका हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3। आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, ए तक। ओके, तो 2 पाई सी की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं, रो एस अपॉन ए की क्यूब अपॉन 3, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई रो एस ए स्क्वायर अपॉन 3, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा चार्ज हो गया। अब हम इसमें लगाते हैं अपने गॉस लॉ में, क्या कहता है, ई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2 पाई ए एल। ओके, कितना हो गया, 2 पाई ए एल। यहाँ पे बच्चों शायद मेरा एल लिखना रह गया, एल ओ लिख लेना। चलो भाई रख देते हैं, उसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई रो एस ए स्क्वायर एल अपॉन 3 अपसाइलन नॉट। क्लियर है, हमने जो चार्ज की वैल्यू आई थी इस चार्ज की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। क्या करा मैं एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर यानी कि एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो हमने पहले एक एलिमेंट लिया एक्स डिस्टेंस पे जाके, जिसकी विड्थ क्या है ds, उसका वॉल्यूम कितना है 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स, तो उससे हमने चार्ज निकाल दिया, इसमें रख दिया। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एक ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हमारा कितना आ गया, रो अपॉन 3 अपसाइलन नॉट। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए स्फीयर है, चार्ज ऑफ रेडियस आर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज हुज वैल्यू चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर। हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है और वो पॉजिटिवली चार्ज है जिसकी रेडियस कितनी है आर, इसमें क्या है प्लस चार्ज है, और वो जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों, वो चार्ज डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है। हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट डिस्टेंस आर पर, यानी कि इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस और आर डिस्टेंस, और इसकी विड्थ को बच्चों क्या ले लिया, डी आर, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा। ठीक है ना। ओके, चार्ज क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डी क्यू हो जाएगा रो डी वी, और वॉल्यूम कितना होगा बच्चों इसका, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, रो की वैल्यू आपके पास है, रख देते हैं, कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर रो नोट, ये हो गई आपकी रो नोट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर डी आर। तो ये आपका डी क्यू हो गया। क्या करते हैं, पहले हमें 4 पाई रो नोट ऐसे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, आर स्क्वायर आर की क्यूब अपॉन कैपिटल आर डी आर। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से r तक। कहाँ से, 0 से r तक। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 r4 अपॉन 4,
लिमिट आपकी 0 से r, तो यही आ जाएगा 4 पाई रो नोट r की क्यूब अपॉन 3 r की 4 अपॉन 4r। सही है। तो क्या करा हमने, r डिस्टेंस जाके एक हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो 4 पाई r स्क्वायर dr होगा। हमारे पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब बच्चों चार्ज आपके पास आ गया, गॉस लॉ आपको पता ही है, तो क्या होगा E इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू चार्ज जो आपके पास है, हमारे पास है r की क्यूब अपॉन 3 माइनस r की 4 अपॉन 4r, कोई दिक्कत तो नहीं, अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब देखो r स्क्वायर को जब आप लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो नोट अपॉन, यहाँ पर देखो बच्चों एप्सिलॉन दी हुई है, मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन मेंशन है। ठीक है भाई। अब देखो जब r स्क्वायर निकल ले जाएंगे इसके नीचे से, तो यहाँ बचेगा r/3 और इसमें बचेगा r स्क्वायर बाय 4r। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतनी बात। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो चलो हो गया, अब क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, किस जगह पर होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो भाई, अब मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ आउटसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, आउटसाइड। चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। देखो भाई आउटसाइड में एक बात तो कंफर्म है कि पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा चार्ज आएगा। अगर मैं आउटसाइड में कोई गॉसियन सरफेस अगर मैं यहाँ लूँगा तो बच्चों पूरा का पूरा चार्ज नहीं आएगा। तो पूरा चार्ज कब आएगा, जब मैं जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो 0 से कैपिटल R तक कर दूँ, इतने में ही तो चार्ज है। यानी कि जो मेरे पास ये चार्ज आया था, इस चार्ज में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देता हूँ, तो चार्ज देखो बच्चों क्या आएगा, 4 पाई रो नोट कैपिटल R³ अपॉन 3 कैपिटल R4 4r, इससे कट जाएगा। आप आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 4 3 12, तो 4r की क्यूब माइनस 3r की क्यूब, तो ये बच्चों आ जाएगा 4 पाई रो नोट r³ अपॉन 12। सही है, क्योंकि इतना ही तो चार्ज है, जो हमारी रेडियस आ रहा है उससे बाहर तो चार्ज नहीं है। अब फिर से लगाते हैं E, गॉस लॉ लगा दिया, 4 पाई r स्क्वायर, चार्ज हमारे पास है अपॉन 12 अपॉन एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू रो नोट r³ अपॉन 12 एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहाँ, आउटसाइड। तो ये हमने आउटसाइड भी निकाल दिया, है ना, और ये इनसाइड निकल गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले है उसको डिफरेंशिएट करो और 0 रखो। चलो भाई डिफरेंशिएट कर लेते हैं, DE अपॉन DR निकालते हैं, डिफरेंशिएशन देख लो यहाँ से बच्चों। तो हमारे पास कितना है, रो नोट अपॉन एप्सिलॉन, R का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1, ठीक है, R स्क्वायर का होता है 2R अपॉन 4R, इसको 0 रखते हैं, पहले वो पॉइंट निकालते हैं जहां पर या तो मैक्सिमम या मिनिमम, ये पहला स्टेप होता है, 0 रख दो। तो क्या आता है 0 रख के, इसे चाहो तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा R अपॉन 2R इज इक्वल टू 0, R अपॉन 2R इज इक्वल टू 1/3, तो R इज इक्वल टू आ गया 2R/3। तो इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक R की जगह आप क्या पुट कर दें, 2R/3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी रो नोट अपॉन एप्सिलॉन 2R/3 और 2R/3 का होल स्क्वायर अपॉन 4R। सही है ना, यानी इस पॉइंट जो वैल्यू है उसको हमने उठा के इसमें रख दिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आता है देखो, तो रो नोट अपॉन एप्सिलॉन 2R/9, यहाँ पे देखो कितना आता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एक R से R नीचे कैंसिल हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू R, ठीक है, और नीचे तुम्हारा 4R है ही, तो 4 से 4 कैंसिल। सही है, तो
तो 2r/9 माइनस r/9, समझा कैसा है? फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, r स्क्वायर, एक r से r कैंसिल, और 3 का स्क्वायर 9। 2r/9 में से r/9 जाएंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? r/9। तो ये हमारी क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू आ गई, रो नोट r/9 एप्सिलॉन। सही है बच्चों? तो इससे हमने को क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी निकाल ले, बस हमसे वही पूछा था। अगर पूछेगा आउटसाइड तो हमने वो भी निकाल लिया, आउटसाइड भी। हमसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, वो भी हमने निकाल दी, और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी। क्लियर है बच्चों? तो इस बच्चों आज की क्लास में हमने क्या करा, जितना भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था वो हमने सारे कवर कर लिए, सारे केसेस देख लिए, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल करे उस पर बेस्ड। आपको डीपीपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ट्राई करना ना भूलना। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।